आपका नवोदित स्टडी में। आज के लेसन में हम बात करेंगे कि जो 73rd संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है उसके बारे में। ठीक है, उसमें ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो ऐच्छिक थे राज्य सरकारों के लिए और कौन से प्रावधान थे जो अनिवार्य था उनको मानना, इस मुद्दे पे हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने 2 लेसन बनाए। एक में ये बताया था कि स्थानीय स्वशासन होता क्या है या विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है, विकेंद्रीकरण की मीनिंग क्या होती है। और उसके बाद दूसरे लेसन में मैंने ये बताया था कि पंचायती राज का भारत में इतिहास क्या रहा है। ठीक है, प्राचीन काल से जो सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक काल से लेके प्राचीन काल, मध्यकाल, ब्रिटिश काल और संविधान सभा निर्माण तक लेकर किस तरह से चीज़ें हुई और फिर 1992 का जो अधिनियम पारित हुआ, इन सब के बारे में मैंने बात की। उसके बाद मैंने ये बात किया था कि प्रमुख जो समितियां बनी पंचायती राज से संबंधित, जो एग्जाम में बहुत आती हैं, जैसे बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, इस तरह की कुछ 3-4 समितियां हैं, उनके बारे में मैंने बात की है। तो वो आप उस लेसन को भी देखें क्योंकि वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है या निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय ढांचा को स्वीकार किया, न्याय पंचायत के बारे में किस समिति ने सिफारिश की। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उन जो समिति है उनके बारे में पढ़ेंगे तो वो आपका वहाँ से क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि इस अधिनियम में 1992 अधिनियम जो 73वां संविधान संशोधन है, कौन से ऐसे प्रावधान किए गए जो ऐच्छिक थे, राज्यों को स्वीकार करना था, और कौन से ऐसे प्रावधान थे जो राज्य उनमें कुछ मॉडिफाई कर सकते थे अपनी स्थिति के अनुसार। तो उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि इसमें जो 1992 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 इसका नाम है, ये लागू 93 में हुआ है। कभी इसमें कंफ्यूजन नहीं आपको करना है। इसका नाम है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, 92 इस अधिनियम का नाम है, लेकिन ये विधेयक राष्ट्रपति को इसकी मंजूरी मिली थी 20 अप्रैल 1993 में और ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये है राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो इतनी चीज़ें आपको प्री के लिए याद रखना है। और उस समय के यदि कभी प्रधानमंत्री पूछा जाए तो पीवी नरसिम्हा राव जी थे। इतने फैक्ट आपको याद रखना है इस अमेंडमेंट के बारे में। अब इसमें क्या क्या जोड़ा गया, इसमें संविधान का भाग 9 का जोड़ा गया, अनुसूची 11 नंबर अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय थे। अभी इसमें तो मैंने विषय के बारे में ज़्यादा डिटेल से कुछ भी नहीं बताया, लेकिन यदि आपको विषय के बारे में जानना है तो किसी लेसन में या इस लेसन में या जब लास्ट तक डिस्कस कर लेंगे कि 29 विषय कौन कौन से, या कभी विषय लिखने को आ जाए। जैसे सिंपल मैं यहाँ पे 1-2 विषय लिखे दे रहा हूँ। जैसे एक है कृषि विस्तार। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण या पंचायती राज्यों की मुख्य विषय कृषि विस्तार, मुर्गी पालन, पशुपालन, ऐसी चीज़ें आप याद रख ली। पशुपालन, ठीक है, मुर्गी पालन, ये सारी चीज़ें इसमें 29 विषय कुल मिला के, लघु वनोपज। ओके, या आप इस तरह से देख सकते हैं जो जैसे सिंचाई हो गए, लघु सिंचाई और सड़क, ईंधन, पेयजल, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको 29 काम दिए गए थे। और कभी लिखने को भी आ जा सकता है कि कोई 5 कार्य लिखिए, कोई 6 कार्य लिखिए। ग्रामीण आवास भी आप यहाँ लिख सकते हो कि पंचायतों से संबंधित है। ग्रामीण आवास को भी इसी में शामिल किया गया था। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी आप लिख सकते हैं, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। तो ये कुछ प्रमुख विषय हैं। महिला एवं बाल विकास भी इसी में शामिल था, महिला एवं बाल विकास। ठीक है, इस तरह के टोटल 29 विषय। तो भाग नंबर 9 का अनुसूची 11 जिसमें 29 विषय आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें टोटल जो आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, इंग्लिश में ओ, हिंदी में अड़ा तक के शामिल से 243 से 243 ओ तक इसमें शामिल किए गए हैं। अब उनके बाद में हम बात कर लेंगे कि 2-3 यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि वित्त आयोग के बारे में किसमें, निर्वाचन आयोग के बारे में किसमें है, पंचायती राज से संबंधित। तो मैं बाद में इनको बता दूंगा। ठीक है, अभी के लिए आप इतना। अभी जो हम डिस्कस करेंगे कि जो इस अधिनियम में है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो पंचायती राज से संबंधित है, इसमें ऐसे कौन से प्रावधान थे जो राज्यों को अनिवार्य रूप से लागू करने थे। ठीक है, अनिवार्य जो यहाँ पे लिखा है, अनिवार्य रूप से मतलब उसमें आप चेंजेस कर ही नहीं सकते।
जो केंद्र सरकार ने संशोधन किया है उसको ज्यों का त्यों जो चीज़ें लागू करना है वो अनिवार्य में आएगी। और कुछ ऐसी व्यवस्था की थी इस अधिनियम में कि जिनमें राज्य सरकारें अपने अनुसार उनमें परिवर्तन कर सकती थी। मध्य प्रदेश कुछ व्यवस्था कर सकती थी, दूसरा प्रदेश अपने अनुसार। तो वो कौन से थे? एक एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनिवार्य और ऐच्छिक प्रावधानों को लिखिए। तो आप फिर बताएंगे कि पहला अनिवार्य प्रावधान, मैं पहले अनिवार्य के बारे में बात करूंगा। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था की गई। ठीक है, त्रिस्तरीय, ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, इसको आप ऐसे लिख लीजिए संस्थाएं। ठीक है, ये संस्थाएं लिखा है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था यानी ग्राम स्तर पे, खंड स्तर पे और जिला स्तर पे। आगे चल के हम इनको बात कर लेंगे। जिला, खंड और ग्राम स्तर पे, यहाँ पे लिखे भी दे रहा हूँ, लीजिए। जिला स्तर पे, खंड स्तर पे और ग्राम स्तर पे, 3 स्तर पे पंचायतों की स्थापना की जाएगी। इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, जिला पंचायत, खंड पंचायत और ग्राम पंचायत, तो उसको हम बाद में बात करेंगे। पदों का निर्वाचन प्रत्यक्ष हो। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, गांव की पंचायत है। गांव में मान लीजिए 20 वार्ड बनाए गए टोटल, तो 20 पंच चुने जाएंगे। तो इन जो 20 पंचों का चुनाव है ना वो प्रत्यक्ष रूप से होगा। यहाँ पे जो पदों का निर्वाचन है ना वो सदस्यों की बात कर रही है, अध्यक्ष की या सरपंच की बात नहीं। मान लीजिए जैसे जिला पंचायत है, किसी जिला पंचायत में मान लीजिए 25 वार्ड है, तो टोटल 25 जो सदस्य चुने जाएंगे वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। जनता सीधे, हर वार्ड में एक प्रत्याशी खड़ा होगा जिला पंचायत का और उसको जनता चुनेगी। एक मैंने एग्जाम्पल दिया कि प्रत्यक्ष पदों का निर्वाचन इस तरह से व्यवस्था की गई। निर्वाचन की उम्र 21 वर्ष। जो भी व्यक्ति किसी भी पंचायत का, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो खंड पंचायत हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, यदि उनका सदस्य बनना चाह रहा है तो उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष। और वोट डालने की उम्र क्या है? 18 वर्ष। यानी सदस्य बनना है उसे तो 21 वर्ष और वोट डालना है तो 18 वर्ष। जिला और खंड स्तर के सभापति का परोक्ष रूप से निर्वाचन होगा। इसका मतलब यह है, मान लीजिए जिला पंचायत में टोटल 25 सदस्य हैं। अब जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? इन 25 सदस्यों में से जिसको ज़्यादा मत मिलेंगे वही इसका अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, यानी जिसको ज़्यादा, जैसे 2 सदस्य खड़े हो गए तो जिस सदस्य को ज़्यादा क्या मिल जाएंगे? वोट मिल जाएंगे, वही इसका अध्यक्ष बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं परोक्ष। यानी जो जिला पंचायत का और खंड पंचायत का जो अध्यक्ष है ना उसका चुनाव जनता नहीं करेगी। यानी सदस्यों का चुनाव तो जनता करेगी, लेकिन उसके अध्यक्ष का, खंड ब्लॉक स्तर पे जो पंचायत है, या कहीं कहीं इसे क्षेत्र पंचायत भी लिखा रहेगा, यहाँ पे खंड पंचायत को क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो जो जिला पंचायत का अध्यक्ष है ना उसको जनता सीधे नहीं चुनेगी। तो ना जिला पंचायत वाले को सीधे चुनेगी और ना जो खंड स्तर पे पंचायत आप बना रहे हो। ठीक है, इसके इन दोनों के जो अध्यक्ष को है जनता सीधे नहीं चुनेगी, इनका चुनाव इनके सदस्यों के द्वारा होगा। तो ये व्यवस्था इसमें की गई थी कि जिला और खंड स्तर के सभापति का निर्वाचन जनता नहीं करेगी, परोक्ष रूप से उसके सदस्यों के द्वारा हो जाएगा। लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच के बारे में नहीं लिखा। तो सरपंच बारे में ये राज्यों पे निर्भर है कि उन्हें अपने सरपंच का चुनाव सीधे जनता से करवाना है कि गांव के पंचों के द्वारा करवाना है। दोनों तरह से हो सकता है। मान लीजिए गांव में 20 पंच हैं तो उन्हीं पंचों में से एक सरपंच के लिए खड़ा होगा, जिस सरपंच को ज़्यादा सदस्यों का सपोर्ट मिलेगा वो सरपंच बन जाएगा। एक तरीका। दूसरा है कि सरपंच का सीधे जनता, तो मध्य प्रदेश में सरपंच को कैसे जनता चुनती है? सीधे वोट डाल के चुन लेती है, सीधे चुनती है, और पंचों के द्वारा सरपंच का चुनाव नहीं होता। तो इसमें छूट है कि सरपंच का चुनाव आप कैसे कराना चाह रहे हो, सीधे जनता के द्वारा या पंचों के माध्यम से। लेकिन आपका एक कंपलसरी है कि जिला और खंड पंचायत के जो अध्यक्ष बनेंगे उनका चुनाव जनता न करके उसके जो सदस्य हैं उनके द्वारा होगा, ये ध्यान रखना। इसमें महिला आरक्षण 1/3 की बात कही गई थी। यानी जो पंचायत, जो 73वां संविधान संशोधन है, जो पंचायतें हैं, चाहे ग्राम हो, चाहे जिला हो, चाहे खंड स्तर की पंचायत हो, इसमें महिलाओं की 1/3 सीटें फिक्स कर दी गई थी। अब कोई राज्य 1/3 से कम नहीं कर सकता, भले 1/3 से ज़्यादा कर दे, 1/2 कर दे। 1/3 मतलब 33%। तो राज्य यदि चाहे तो इसको 50% कम कर बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। मतलब 33% से महिला आरक्षण कम नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है ये कंपलसरी है। प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा जो पंचायतों से संबंधित चुनाव कराएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। यदि पंचायतों के चुनाव कराना है तो कौन करवाएगा? जो राज्य निर्वाचन आयोग होगा वो पंचायतों के चुनाव कराएगा।
इनका कार्यकाल जो होगा 5 वर्ष तक होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो और हर 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, ताकि वो राज्य आयोग बताएगा कि इन पंचायतों को वित्त का स्रोत क्या हो, ये पंचायतें अपना पैसा कहाँ से लाएं कि अपने काम को चलाएं, राज्य इनको अनुदान कैसे दें, ये पंचायतें कहाँ कहाँ से टैक्स लगा सकती हैं, इन सब के बारे में बताएगा कौन, ये वित्त आयोग। तो इतने सारे आपको प्रावधान याद रखने हैं जो अनिवार्य थे। एक 3 स्तरीय, एक प्रत्यक्ष सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन, उम्र 21 वर्ष, और अध्यक्ष जो जिला और खंड स्तर के जो अध्यक्ष चुने जाएंगे वो परोक्ष रूप से चुने जाएंगे। ST SC का आरक्षण होगा जनसंख्या के अनुपात में, महिला को 1/3 आरक्षण, और राज्य निर्वाचन आयोग होगा, वित्त आयोग होगा, कार्यकाल 5 वर्ष होगा। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे, ऐच्छिक प्रावधान थे, जो राज्यों पर निर्भर रखते थे, यानी जो राज्य चाहते थे उनको वैसे ही रख सकते थे। तो पहला ऐच्छिक है कि इसमें MP और MLA को मताधिकार। जैसे पंचायतें हैं, अब जो संसद सदस्य हैं या हमारी राज्य विधायिका के जो सदस्य हैं, विधायक और सांसद, इनको भी यदि राज्य चाहे तो एक सदस्य के रूप में इनको मताधिकार दे सकती है। इनमें जैसे जिला पंचायत, खंड पंचायत, इनके सदस्य होते हैं, इसी तरह इनको भी इनका सदस्य बनाया जा सकता है, MP और MLA को। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। यानी राज्य चाहेगा तो इनको दे सकता है, नहीं चाहेगा तो नहीं दे सकता। OBC का आरक्षण, देखिए ऊपर हमने पढ़ा SC आरक्षण की बात है, ST आरक्षण की बात है जनसंख्या के अनुपात में, और 1/3 महिला आरक्षण की, लेकिन OBC आरक्षण को नहीं कहा गया। OBC आरक्षण देना है कि नहीं देना, ये डिपेंड करेगा उस राज्य की सरकार पे। यानी राज्य सरकार चाहेगी तो पंचायतों में OBC आरक्षण रखेगी, राज्य सरकार चाहेगी तो पंचायतों में OBC को आरक्षण नहीं रखेगी। तो ये राज्यों के ऊपर ऐच्छिक प्रावधान है, राज्यों के लिए, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रावधान है वित्तीय अधिकार, जैसे कर, शुल्क, पथ कर, फीस लगाने का अधिकार। यानी ये जो स्थानीय सरकारें हैं, पंचायत स्तर की जो सरकारें हैं, क्या इनको आप कर शुल्क देना चाहते हैं, पर कथ लगाना चाहते हैं, पथ कर, फीस, विभिन्न प्रकार की फीस आरोपण का अधिकार दे रहे हो, ताकि ये अपनी बाजार से और जो हाट बाजार होते हैं, मेले होते हैं, या अन्य कोई सड़क है, पुलिया है, इन सब से फीस प्राप्त करके अपने विकास कार्यों में लगा लें। ऐसी आप व्यवस्था करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है, ताकि इनको कुछ इनकम होती रहे स्थानीय सरकारों को, और ये अपना काम बेहतर से कर पाए, अपनी योजनाओं को लागू कर पाए। पंचायतों को स्वशासी संस्थाएं बनाने हेतु प्रयत्न, यानी और यदि कोई ऐसे प्रावधान है कि इन पंचायतों को स्वायत्तता मिले, ताकि बेहतर से अपनी योजनाएं बना के अपनी समस्याओं का समाधान करके जनता की भागीदारी को बढ़ा पाएं, यदि ऐसी किसी व्यवस्था की ज़रूरत हो तो राज्य चाहे तो कर सकती है उनके लिए ये सारे प्रावधान। यानी राज्य वो सारे प्रावधान कर सकती है जो इस अधिनियम को मजबूत बनाते हो, बस कमज़ोर न कोई प्रावधान। जैसे एक उदाहरण इसका ले सकते हो ना, कि महिला आरक्षण 1/3 फिक्स कर दिया, यदि कोई राज्य चाहे तो 50% कर सकता है, 60% कर सकता है, 40%, बस इसको कम नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके प्रावधानों को कमज़ोर नहीं कर सकती राज्य सरकार। जो हमने ऊपर प्रावधान पढ़े हैं जो अनिवार्य है राज्यों के लिए, उनको कमज़ोर नहीं कर सकती राज्य सरकार। यदि ऐसा कोई प्रावधान की ज़रूरत है कि इनको मजबूत करना है तो ज़रूर राज्य सरकार वो व्यवस्थाएं कर सकती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि इसका क्या इतिहास था। ऊपर जो मैंने कुछ फैक्ट दिए थे, बिल्कुल आपको ये फैक्ट मालूम होने चाहिए, ये सारे एग्जाम में आ सकते हैं। और इसके ऐच्छिक और जो राज्यों के ऊपर निर्भर हैं ऐसे प्रावधान कौन से लिखने को है तो आप जरूर इनको लिखिए, ठीक है। तो ये लेसन कंप्लीट हुआ। अब हम अगले में जो बात करेंगे वो 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान, प्रमुख जो आर्टिकल हैं उनके बारे में बात करेंगे कि पंचायतों की संरचना कैसी है, ग्राम सभा का मतलब क्या होता है, ठीक है। इस तरह से उनको देखेंगे क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। यानी जो प्रमुख उपबंध हैं जो 243 से 243 ओ तक कहा है ना, तो प्रमुख जो उपबंध डिटेल से भी देखेंगे जिनका एग्जाम में आने की संभावना रहती है। ओके, तो लेसन कंप्लीट हुआ, आप जरूर देखें। और भी मैंने बहुत सारे लेसन बनाए हैं जो आपको प्री मेंस सभी एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।